आज डोडा में शहीदों की याद में बस स्टैंड पर पुलिस द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य आम जनता में जागरूकता फैलाना और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले खतरनाक प्रभावों को प्रदर्शित किया। इसके अलावा ये कार्यक्रम बलिदान और शहीदों की देशभक्ति की सच्ची भावनाओं पर आधारित था। इस अवसर पर राधिका थिएटर एंड फिल्म प्रोडक्शन ने बस स्टैंड में एक नाटक और स्किट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि नशा किस प्रकार से इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इस प्रोग्राम में एसएसपी डोडा श्री अब्दुल कयूम, एसपी हेडक्वार्टर सिस्टर पॉप्सी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस शहीदी सप्ताह पर शहीदों की याद में डोडा पुलिस द्वारा जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन आदि आए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए देखिए ये रिपोर्ट। अबे मेरे चिलगोज़े कहाँ है? अरे मालिक! मालिक! अरे मालिक, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा? कहाँ नहीं ढूंढा? जहाँ आप नहीं थे। कहाँ था? मालिक, आपको पता है मैं साइंसदान बन गया हूँ। साइंसदान? हाँ मालिक। क्या? मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे दीवार के आर पार दिखता है। क्या? सुराख। कहाँ मर गया था? बोल। बिजी में कहीं और था। कहाँ था? मैंने सारी ट्यूबलाइट और बल्ब पे अपना बाप का नाम लिख रहा था। क्यों? मेरा बाप हमेशा कहता है तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब की बार आएगा तो सारी लाइटें जलाऊंगा, कहूंगा बापू तेरा नाम रोशन हो रहा है। और कहाँ मर गया था? हाँ? क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो? क्या चाहिए क्या? अरे यार, हाँ गर्मी बहुत है। हाँ, मेरे नींबू पानी लेके आओ। हाँ, मैं लेके आऊंगा। हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा। लेके आ, जा रहा हूँ ना, जल्दी आप जा रहा हूँ। गर्मी। हेलो, तेरा नींबू, तेरा पानी। अबे इस नींबू को इसमें डाल के ला। एक बार क्या बोलो ना, इसको इसमें डाल के लाना है। हाँ, डाल। हेलो, ये नींबू है ना? हाँ, इसको इसमें काट के डाल। एक बार क्या बोला आपने? डाल के लिया ना? काट के डालना। मैं डाल रहा हूँ ना। डाल के ला, काट के डाल। दिमाग खराब करके रखा है। हाँ, ये नींबू काट के लाया। हाँ, डाल। ये नींबू है ना? हाँ, इसको इसमें निचोड़ के डाल। अरे तो एक बार काम बोला करो ना। डालना। हाँ तो बोलना एक बार। डालना। हाँ तो ठीक है। पहले का नींबू काट लेके मैं आ गया, फिर बोलते नींबू को डाल के दिया। अभी काट के डाल दिया। अभी निचोड़ के डालना है ना? निचोड़ के पक्का? हाँ। देखो आप सबके सामने बोले, बाद में बोलते मैं काम नहीं करता। निचोड़ के डालना है। डालना है। डालो। अरे क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो? अरे यार क्या बताऊं? हाँ, मेरा ना दोस्त आ रहा है। अच्छा, आपका दोस्त आ रहा है? हाँ। अब उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कितना अमीर हूँ। हाँ। कितना रईस हूँ। अच्छा। कितना खानदानी हूँ। अच्छा। मगर बिना अपने मुंह से कुछ कहे। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं आपका दोस्त सोचे आप बड़े रईस, अमीर, पैसे वाले और खानदानी है, लेकिन आपको मुंह से ना कहना पड़े कि आप पैसे वाले। मैंने कुछ और कहा? कोई बात नहीं। हाँ, हुजूर एक काम करेंगे, आप जब भी उसके लिए कुछ मंगाओगे या वो घर की किसी चीज के बारे में पूछेगा ना, तो मैं पीछे 3-4 मुल्कों के नाम जोड़ दूंगा। अब कैसे? जैसे अगर आपने उसके लिए चाय मंगाई तो मैं पूछूंगा हुजूर कौन सी चाय लाऊं, वो जो अमेरिका से लाए थे या जो इंग्लैंड से लाए थे। ऐसे वो सोचेगा आप बड़े पैसे वाले, कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। देखिए मैं देख क्या बोलिए। हाँ है, दफा हो जाओ। पता नहीं कोई आपके बारे में पूछ रहा था। अबे उसको अंदर लेके आ। आपने कहा था देख के आ। अबे देख के मतलब एक बार ला रहा हूँ। ठीक है, आइए अजीब से मुंह मरिए। कैसा नौकर पाला है? मुझे देखो मैंने कैसा मालिक पाला हुआ है। और सुनो सब ठीक? शेखू, हाँ, इनके लिए शरबत लेके आओ। मैं लेकर आता हूँ। शेखू, हाँ, शरबत लाना। हाँ तो ला रहा हूँ ना। अरे शेखू, हाँ, मीठा शरबत लाना। कड़वा शरबत कौन पीता है? ला रहा हूँ ना। अरे शेखू, हाँ,
गिलास में लाना। बाल्टियों में कब पिलाया मैंने आपको? अरे शेखू, शरबत शरबत। क्या शरबत? इशारे क्या कर रहे हो? अरे क्या शरबत लाना है। हुजूर कौन सा शरबत लाऊं? वो जो अमेरिका से लाए थे या जो इंग्लैंड से लाए थे या वो शरबत जो ईरान से लाए थे, कौन सा लाऊं? अरे जिसमें पानी नजर पड़े वो लेके आओ। और सुनो, मैंने सुना तुम्हारे मोहल्ले का नाई मर गया। नहीं तो बाल्टी आगे करे हैं? हाँ, अब पियो पियो। मीठा है? झूठा है? नहीं नहीं अब शेखू तो भी करेंगे। शेखू इनके लिए मिठाई लेके आओ। हुजूर कौन सी मिठाई लाऊं? वो जो अमेरिका से लाए थे या जो ईरान से लाए थे या वो मिठाई जो इंग्लैंड से लाए थे, कौन सी लाऊं? जिसमें पानी नजर पड़ा वो लेके आओ। पिछले साल हमारे यहाँ मिठाई की दुकान का नाम है पिछले साल मिठाई वाले। तो वहाँ की मिठाई पिछले साल की मिठाई। मिठाई तो खाते रहेंगे शेखू। अब इनको हमारा वो अब पूछते नहीं। रहने दीजिए नवाब साहब, आपको देख के ही पता लग रहा है आप कितने रीस और अमीर हैं। मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। पिताजी से? वो तो अच्छा छत पर रहना मिल गया। वो कह रहे हैं उनके अब्बू मर गए। क्या खुदा के पास सीढ़ी लगाएगा तू? उनकी तस्वीर तो होगी। हाँ है ना शेखू? हाँ जी, तस्वीर लाओ मेरे पिताजी। आपके बाप की तस्वीर? अब क्या करें, जाने वाले को कौन रोक सकता है? सही बात है, लेकिन वो देखना था। चलता है यही जिंदगी है, क्या कर सकते हैं? हुजूर कौन से बाप की तस्वीर लाऊं? वो बाप जो अमेरिका में थे या वो बाप जो इंग्लैंड में थे या वो बाप जो अफगानिस्तान में थे या वो बाप जो ईरान में थे, कौन से बाप की लाऊं? रामखोर एक ही बाप है मेरा, किस्तों में पैदा नहीं हुआ। आता इधर आता इधर। एक काम करो, जिसपे पहली नजर पड़े उसी की ले आओ। तो ये छोटा सा हल्का फुल्का आपके मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए हमने किया स्टार्टिंग में। एक बार प्लीज अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। आज हम लोग अपने घरों में बड़े चैन से सोते हैं, बड़े आराम से सोते हैं। किस डर से? इस डर से कि हम पे कोई हमला नहीं कर सकता। हम बड़े आजाद हैं और हम हर बात को, चाहे विरोध भी करना, बड़ी आजादी से कहते हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही विरोध क्यों करना हो, हम अपना हक मानते हैं कि भाई हम आजादी से करेंगे ये चीज। लेकिन ये आजादी हमें मिली कैसे? ये सोच आजाद होना मिला कैसे? एक वक्त था जब अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे, हमें शायद सर उठा के जीने की भी इजाजत नहीं थी, गुलामी में थे। और उस गुलामी की निजात कैसे और कब किस तरह मिली? वो थी आजाद हिंद फौज, जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड किया था, इंडियन आर्मी, यानी कि बेल्ट फोर्स भी जो थी। और जब हमारी बेल्ट फोर्स एग्जिस्टेंस में आई, तब अंग्रेजों का दिमाग भी खनका था और उनको भी समझ आ गया था कि अब ये हिंदुस्तान चैन से बैठने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों की वो जो शहादत है उसे भूल जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं। और अक्सर हम ये बात भी कहते हैं, अरे यार ये तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। लेकिन गलत, कितनी कुर्बानियां देते हैं हम सोचते भी नहीं। मैं इस मुद्दे पे पहले बात करूंगा, उसके बाद एक और बात करेंगे ड्रग्स पे, और उसमें भी बहुत सारा मजा आपके लिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है, बहुत इंजॉय करेंगे उसको भी। तो पेश खिदमत है कि फौज है तो देश, तिरंगा, राष्ट्रीय गान, जज्बा, फौज, लड़ाई, सुरक्षा, देश। जी हाँ। अरे भाई ये तिरंगा, फौज, देशभक्ति, आखिर ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोग? अरे हम सब इशारा कर रहे हैं देश पर मर मिटने के लिए। देश पर मर मिटने के लिए, लेकिन क्यों? अरे ताकि हम अपनी बची हुई जिंदगी देश पर, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई भैया? अरे ताकि हम लोग अपना जज्बा दिखा सके, जैसे मजहब के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई ना करें,
देश की सुरक्षा की बात करें, ताकि फिरका परस्त लोग आगे ना बढ़े, देश पर बिना सोचे मर मिटे, देश की सेवा करें। और शिक्षा की बात करें। जी हाँ, कहते हैं कि अगर एक देश को आगे ले जाना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसके जो सिटीजन्स हैं उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है, अपने देश अपने मुल्क के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है। अब धार्मिक तौर पर भी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हर धार्मिक ग्रंथों में, चाहे वो कोई भगवानों के अवतार हों, श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी कहा कि जो अपनी मातृभूमि का नहीं वो मेरा नहीं। सेम हमारे इस्लाम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अपने मुल्क अपनी मिट्टी का नहीं वो मेरा नहीं। तो हर धार्मिक किताब के एंगल से देखो, चाहे अपने पर्सनल एंगल से देखो, हमारी मोहब्बत हमारे वतन के लिए ही बनती है। और जब हम मोहब्बत वतन की बात करते हैं तो सबसे पहली तस्वीर किसकी आती है? फौज की और शहीदों की। जी हाँ, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ना पैट्रियोटिज्म की, हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, तो पहली तस्वीर आती है हमारे सामने फौज की, बेल्ट फोर्स की। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये वतन से मोहब्बत का काम सिर्फ उन लोगों का है, हमारा नहीं है। हमारा काम है खाली घर पे बैठ के टीवी देखते हुए कोसना सरकार को, अरे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, देख लेना। हम यही तो करते हैं। या फिर सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट आ जाती है, उसमें भागीदार बन जाते हैं, मानो कि जैसे पूरे देश का भार हमने अपने कंधों पे संभाला हुआ है। लेकिन ड्यूटीज कुछ और है, फराइज कुछ और है हमारे, और वो आज आपके सामने हम रखेंगे। देश है, फौज है, फौज है, देश है, फौज है, देश है, फौज है, देश है, फौज है, देश है। सबसे पहले बात करेंगे आज एक फौजी की, किसी आम फौजी की जिंदगी में आपके सामने रखने जा रहे हैं, या हर उस इंसान की जो बेल्ट फोर्स में है, फिर चाहे वो पुलिस में हो, फिर चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे आर्म फोर्सेस, किसी भी बेल्ट फोर्स में हो। आज एक बेल्ट फोर्स के एक फौजी की, एक इंसान की जिंदगी आपके सामने रखेंगे। और ये एक जिंदगी किसी की भी हो सकती है कि जब किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा जागता है तो कुछ अड़चने घर से ही पहले स्टार्टिंग होती है। आप बेल्ट फोर्स में जाने की बात करते हो ना, कुछ हमारे जेएंडके के ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे अगर आप पुलिस में जाने की बात करते हो तो घर वाले डर जाते, ना 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 ना, जान का खतरा है, कहीं भी मार देंगे, होता है ना ऐसा। लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं, और इसमें सलाम करता हूं उनके इस जज्बे को। और ये घर से किस तरह शुरू होता है, आइए देखते हैं। अजी सुनती हो? हाँ जी। अरे यार अपने इस बेटे को समझाओ, जब देखो फौज में जाने की बात करता है। अरे मेरा तो जिगरा नहीं मानता इसको फौज में भेजना, तुम क्यों नहीं समझाती कुछ? अरे फिर क्या हो गया, अगर फौज में जाना चाहता है तो? यार देखो, अगर इसे हमने फौज में भेज दिया तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा? अरे रुकिए पिताजी, मैं समझाता हूँ। माँ, मुझे फौज में जाना है, दादाजी की तरह देश की सेवा करनी है। अरे ठीक ही तो कह रहा है ये। क्या खाक ठीक कह रहा है? कह रहा है फौज में जाऊंगा, सरहद पे लड़ूंगा। अपने जिगर के टुकड़े को कैसे भेज दूं सरहद पे? वो पड़ोसी मुल्क हर हमेशा वो सीज फायर करता रहता है। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? हाँ बताओ, तुम भेजना चाहोगी इसको? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे माँ, अब आप ही ये बातें कर रहे हैं। अरे आप ही तो कहते थे कि तू फौज में जाना, देश की सेवा करना, दादाजी का नाम रोशन करना, और साथ ही साथ जो फौज में मेरे सरहद पे जो है जवान भाई हैं, क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद नहीं हो सकते? अगर सभी ऐसा सोच के घर पे रहने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? सरहदें कमजोर हो जाएगी और कोई भी हमारे देश पे अटैक कर देगा। जैसे अंग्रेजों ने राज किया था वैसे एक बार फिर से हमारा देश गुलाम बन जाएगा। माँ, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, और अपने दादा के तो नक्शे कदम पर चलना चाहता है। और आप ये कैसे भूल गए कि आपके पिताजी भी तो फौजी थे? हाँ, शायद मैं ही गलत था। तुम जाओ बेटा, तुम फौज में जाओ, जाओ जाओ। अरे और सुनो, जब पहली दफा वर्दी पहनोगे ना तो मुझे भी दिखाओगे। जी हाँ, तो अनिल ने अपने माँ बाप को तो मना लिया और फौज के सारे एग्जाम भी पास कर लिए और आखिरकार फौज में भर्ती भी हो गई। अब आपको पता है कि जब कुछ कुछ जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं होता, खाना भी जमा हुआ मिलता है, और हमारे फौजी भाई अपने घर वालों से भी कुछ कुछ कई महीनों बात नहीं कर पाते। वो तड़प कैसी होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यार आज 1 महीना हो गया, माँ बाप की बहुत याद आ रही है, माँ के हाथ के खाने की भी बहुत याद आ रही है। माँ बाप की किसे याद है यार? तुम 1 महीने की बात कर रहे हो, मुझे 7 महीने हो गया माँ की आवाज़ सुने। हम फौजी हैं, फौजी।
और एक फौजी का जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने देश की रक्षा करना। अरे भाइयों, तुम अपनी अपनी बातें क्या बता रहे हो? मुझे तो 1-1.5 साल हो गए अपने घर वालों से बात किए बिना रह रहा हूँ। और तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? तेरे तो 2 दिन बेस यहाँ पे हो गई है ना? हाँ यार, यहाँ पे तो नेटवर्क भी है। सही कहा। कल तो माँ बाबा की आवाज सुनने की मिलेगी 1 साल में। और साथ ही साथ तूने कुछ मैसेज भेजना घर पे या फिर भाभी को तो मैं दे दूंगा, टेंशन मत कर। यार एक कागज पे तो लिख नहीं पाऊंगा उसके लिए सब कुछ, लेकिन जो भी लिखूंगा तो मेरे बन के लिख दे। बोलते ना, ठीक है। जी हाँ। तो आप बेस कैंप में जब कहीं नेटवर्क वाली जगह पे पहुंचते हैं तब वो अपने घर वालों से बात कर पाते हैं। अब बेस कैंप में पहुंच कर जब अनिल ने अपने घर पे फोन किया तो घर वालों से क्या बात होती है देखिए। आज ही सोती हो? तुम्हारे बेटे को फोन आया, लाउड स्पीकर पे रखो। हेलो हेलो अनिल। माँ, प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम बेटा, कैसे हो? ठीक माँ हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए पिताजी कैसे हैं? अरे हाँ हाँ, वो भी ठीक है। तुम बताओ, तुम अच्छे से हो ना? अरे माँ खाना मैं भी- बहुत बढ़िया हूँ, यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा है और वैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। सुनो सुनो, हमारी बात सुनो जी। वो हमने वो शर्मा जी की बेटी है ना सुप्रिया, तुम्हारी बचपन की दोस्त, जी, जी, उसके जी। साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। जी। वो पंडित जी कह रहे थे कि अगली महीने की 12 तारीख को मुहूर्त अच्छा है, तुम छुट्टी लेके जल्दी आ जाओ, बस ये बोझ हमारे सर से उतर जी जाए। पिताजी। हाँ, ये ना माँ से बात करो। अच्छा बेटा, जी। जरा तुम ये बताओ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे माँ, मैं सुप्रिया को बचपन से जानता हूँ और वैसे भी आपकी पसंद गलत थोड़ी ना हो सकती है। होगी, लेकिन क्या छुट्टी मिल पाएगी फौज से? क्योंकि भाई फौज से छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता। और अभी ये बात जो यहाँ पे मेरे फौजी भाई हैं ना, वो समझते हैं बखूबी कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। मैं भी बैकअप भेज रहा हूँ। जय हिंद। ठीक है, तो कैसे रहेगा? तो वो घर वालों ने मेरी शादी तय की है तो छुट्टी चाहिए। थैंक यू सर। सिचुएशन को जानते हो, जी सर। हमें जवानों की कितनी जरूरत है। जी मैं इतना ज्यादा छुट्टी दे नहीं पाऊंगा, जी सर। सिर्फ 3 दिन के लिए दे सर पाऊंगा। इट्स इनफ। जय हिंद सर। जी हाँ, छुट्टी मिली भी तो किस्तों में 3 दिन। इज इट पॉसिबल कि 3 दिन में कोई शादी भी हो सकती है? लेकिन होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि फोन पे वीडियो कॉल पे भी हो जाती है। मजबूरी। अब घर पे गए, नई नवेली दुल्हन घर पे आ रही है, ये वो माहौल भी देखते हैं। आओ आओ बेटा, अपने शुभ कदम पर मिलाओ। सदा सुहागन रहो बेटा। खुश रहो बेटा, बस बस। अब जल्दी से पोते की शक्ल दिखा दो हमें। हाँ, पोता हो या पोती एक ही बात है, बस दिखा दो शक्ल। जी हाँ, पोता हो या पोती एक ही बात है। और ये आज वैसे हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हम सब इस बात को समझते हैं। अब हम इतने वो अनपढ़ गंवार तो रहे नहीं कि हम बेटा बेटी में फर्क करते हैं, बल्कि हमारे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि बेटी पहले घर पे पैदा हो, क्योंकि बेटी घर की बरकत होती है ना। अरे भाग्यवान, क्यों उदास बैठी हो? क्यों ये मुंह फुला के बैठी हो? हाँ? अभी बहू की मेहंदी भी नहीं उतरी और इन्होंने फिर से बुला लिया। फौज की नौकरी ऐसी ही होती है, कोई पता नहीं होता है कि कब बुला ले, कब वो पड़ोसी मुंह हमला कर दे, पता थोड़ी होता है। अरे फौज है तो फिर क्या हुआ? मतलब दूसरे दिन ही बुला लिया बेटे को? देखो ऐसा नहीं होता है, ड्यूटी होती है, सबको करनी पड़ती है। तुम टेंशन मत लो ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन की बात है, तो दोबारा से आ जाएगा छुट्टी लेके। अरे वो सब तो ठीक है, पर मैं बहू को क्या जवाब दूंगी? सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे सुप्रिया, माँ मेरी बात तो सुनने नहीं वाली, तुम ही जाके समझाओ। मैं बात करती हूँ अनिल। तुम बेफिक्र हो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमसे ज्यादा इस देश को अनिल की जरूरत है। आप उन्हें जाने दें और मेरा ध्यान मत रखिए। मैं रह लूंगी इनके बिना, मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना अभी आगे। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, जाओ तुम, अपना ख्याल रखना। अच्छा बस बस बस, ख्याल रखना। अरे
आप कहाँ रुके हो? अभी ही तो शादी हुई है, चलो आप करने तो बात ही है। आई एम सॉरी सुप्रिया, आखिरकार कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति तीसरे दिन ही वापस चले जाए, लेकिन तुम समझ सकती हो कि देश को इस समय मेरी जरूरत है। आई नो अनिल, आप बेफिक्र होना चाहिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम यहाँ रह लेंगे। पर तुम यहाँ अकेली? मैं अकेली कहाँ हूँ? माँ बाबा वो सब है मेरे साथ, आप फिक्र मत कीजिए, माँ बाबा का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप वहाँ जाके रोज मुझे फोन करेंगे। कोशिश करूंगा, क्योंकि जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी वहाँ नेटवर्क नहीं आती। पर हाँ, बाबा जब भी टाइम मिला तो जनाब को पहला कॉल आएगा, पक्का। शुक्रिया, अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। जी हाँ, हम लोगों की जिंदगी में जब शादी होती है तो जानते हो क्या दिन आते हैं? प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, फोटोज खींच रही होती हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पर, लेकिन उनके नसीब में क्या होता है? दूसरे दिन वापस चले जाओ, तीसरे दिन वापस चले जाओ, या ज्यादा 4 दिन मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं।